कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं फोरेंसिक साइंस के, जिन्होंने फोरेंसिक साइंस को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट किया, फोरेंसिक साइंस को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो सबसे पहले है मैथ्यू ऑर्फिला, जो टाइमलाइन है 1787 से 1853 की है। ना ऑर्फिला इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, अंडरलाइन कर लो, आप बेसिकली इसको मॉडर्न फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के फादर मानते हो। ये कहाँ के थे? ये स्पेन के थे और इन्होंने क्या करी? टीचिंग करी मेडिसिन की, फोरेंसिक मेडिसिन बेसिकली पढ़ाते थे फ्रांस में। 1814 में जो ऑर्फिला थे, मैथ्यू ऑर्फिला थे, ही पब्लिश्ड फर्स्ट साइंटिफिक ट्रीटी ऑन द डिटेक्शन ऑफ पॉइजन एंड देयर इफेक्ट इन एनिमल्स। तो सबसे पहला अपना वर्क पब्लिश करा था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से हम पॉइजन को डिटेक्ट कर सकते हैं और उनके असर को देख सकते हैं एनिमल्स में। नाउ दिस ट्रीटी established forensic toxicology as the legitimate scientific endeavor, और इसने forensic toxicology को बहुत solidify कर दिया in the field of forensics। ठीक है, नेक्स्ट है अल्फोंसे बर्टलॉन। बर्टलॉन सिस्टम एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है ये। इन्होंने सबसे पहले पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए एफर्ट्स लगाए थे 1879 में। इन्होंने क्या करा था? एक प्रोसेस डेवलप करा था जिसको इन्होंने एंथ्रोपोमेट्री बोला था, मतलब बॉडी मेजरमेंट का तरीका। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई हम बॉडी मेजरमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं? इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो आप इमेजेस देख रहे हो ये एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के तरीके हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मेजर करके आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस किया करते थे। Now, nearly after 2 decades, the system was considered most accurate method of personal identification, और उस जमाने में इसको बहुत accurate भी माना जाता था for personal identification. Although anthropometry was eventually replaced by fingerprinting in early 1900s, but जब fingerprint system develop हुआ तो anthropometry क्या हो गई? replace हो गई, क्योंकि वो ज़्यादा better results हमें दे रहा था। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फ्रांसिस गाल्टन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है 1822 से 1911 का। जो फ्रांसिस गाल्टन थे, ही अंडरटुक द फर्स्ट डेफिनेटिव स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम करा, मेथोडोलॉजी डेवलप करी, क्लासिफाई करा फॉर फाइलिंग द फिंगरप्रिंट्स। ईयर क्या था? 1892 का। इन्होंने अपनी सबसे पहले बुक पब्लिश करी जिसका नाम ही फिंगरप्रिंट्स इन्होंने रखा। Now he contained the first statistical proof supporting uniqueness of his method of personal identification. His work went on describe to basic principles that the present system of identification of fingerprinting has. So basically फ्रांसिस गाल्टन ने फिंगरप्रिंट को क्लासिफाई करा। जो आप लूप, वर्ल, आर्चेस में क्लासिफाई करते हो वो गाल्टन ने ही क्लासिफिकेशन किया था, फिंगरप्रिंट्स पे काम कर रहा था। 1892 में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम था फिंगरप्रिंट्स। ठीक, नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करेंगे लियोन लैटिस। 1887 से 1954 के बीच का टाइमलाइन है। इन 1901 जो कार्ल लैंडस्टीनर थे उन्होंने ऑलरेडी ब्लड ग्रुप को क्या कर दिया था? क्लासिफाई कर दिया था, ग्रुपिंग कर दी थी। नाउ दीज ब्लड ग्रुप्स और टाइप्स आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज A, B and AB and O. The possibility that blood grouping could be useful for characteristic identification of an individual was done by Dr. Lettis. ये एक प्रोफेसर थे इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन एट यूनिवर्सिटी ऑफ टरिन, इटली। 1950 में उन्होंने एक ऐसा प्रोसेस डेवलप करा था जिसमें से ड्राइड ब्लड स्टेन से वो क्या कर सकते थे? आइडेंटिफाई कर सकते थे ब्लड ग्रुप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, n नंबर ऑफ टाइम्स आ चुका है कि ड्राइड ब्लड स्टेन से ब्लड आइडेंटिफिकेशन करना हमें किसने सिखाया था? तो वो लियोन लैटिस थे जिन्होंने ड्राइड ब्लड स्टेन से ब्लड ग्रुपिंग करने का प्रोसेस जेनरेट किया था। नेक्स्ट वी हैव केल्विन गोडार्ड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल। टाइमलाइन है 1891 से 1955 का। बेसिकली इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ बैलिस्टिक्स। क्यों कहते हैं अभी बताते हैं, ठीक है। सो जो पर्टिकुलर गन फायर करी गई है, किस बुलेट को उसने फायर करा है, बुलेट को किस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो, बुलेट शेल को किस तरीके से कंपेयर कर सकते हो, सस्पेक्ट के वेपन से कैसे कंपेयर करोगे, ये सारी चीजें केल्विन गोडार्ड ने सिखाई थी। ये यूएस आर्मी के कॉलोनल थे, ठीक है, और इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करा था
वेपन्स को आइडेंटिफाई करने में, उनकी बुलेट शेल्स को आइडेंटिफाई करने में, कंपैरिजन करने में। मिड 1920s में जो गोडार्ड थे उन्होंने कंपैरिजन माइक्रोस्कोप डेवलप करा, स्पेशली बुलेट केसेस को साइड बाय साइड कंपेयर करने के लिए। और आज की डेट में जो कंपैरिजन माइक्रोस्कोप है सिर्फ और सिर्फ बैलिस्टिक्स में ही नहीं, बहुत सारे डिफरेंट फोरेंसिक के फील्ड्स में साइड बाय साइड कंपैरिजन करने का जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट वी हैव अल्बर्ट एस ऑसबॉर्न। इनका टाइमलाइन है 1858 से 1946 का। इनको हम कहते हैं फादर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। ऑसबॉर्न ने डेवलप करे थे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, और ये बहुत वाइडली एक्सेप्टेड भी हैं। इन्होंने 1910 में बुक लिखी थी जिस बुक का नाम है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। ये वाला जो पर्टिकुलर इन्फो है ये भी पता नहीं हजारों बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया होगा। एक तो ये कि फादर ऑफ फोरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, कौन से ईयर में क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का बुक पब्लिश इन्होंने किया था। ये बुक तो बाइबल, एज अ बाइबल कंसीडर करते हैं लोग। नेक्स्ट वी हैव वॉल्टर सी मैकरॉन। 1916 से 2002 का इनका टाइमलाइन रहा है। नाउ इनका जो करियर रहा है वो पैरेलल रहा है बाकी बहुत सारे एडवांस्ड टेक्निकल डेवलपमेंट के, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ही बिकेम वर्ल्ड्स प्रोमिनेंट माइक्रोस्कोपिस्ट थ्रू हिज बुक जनरल पब्लिकेशंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। He was a tireless advocate and he applied analytical problems to microscopy. Basically माइक्रोस्कोप को जो हम वाइडली यूज करते हैं फोरेंसिक साइंस में वो कहीं ना कहीं हमें वॉल्टर सी मैकरोन ने ही क्या करा, एडवाइस करा और हमें करके भी दिखाया कि हम हर एक चीज़ का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से ही शुरू करते हो ताकि आप स्मॉल से स्मॉल डिटेल्स को भी मिस ना करो। नेक्स्ट वी हैव हैंस ग्रॉस। 1847 से 1915 के अराउंड इनका टाइमलाइन रहा है। नाउ ग्रॉस रोड द फर्स्ट ट्रीटीज दैट डिस्क्राइब एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन्स टू द फील्ड ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन 1893। ठीक है, ये एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। इन्होंने बोला कि भाई हम साइंटिफिक डिसिप्लिन, जो भी चीज़ है साइंटिफिक डिसिप्लिन के अंदर है वो हम सब कुछ फोरेंसिक साइंस में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फोरेंसिक साइंस के विजन से इन सभी चीज़ों को हम देख सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या क्या इनकॉर्पोरेट करी, माइक्रोस्कोपी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मिनरोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, फिंगरप्रिंटिंग, एवरीथिंग। लेटर ही इंट्रोड्यूस्ड फोरेंसिक जर्नल टू Later, he introduced a forensic journal which serves as a medium of reporting improved methods of scientific crime detection. इन्होंने एक जर्नल भी रिलीज करना शुरू करा जो कि ये बताता था कि भाई कौन कौन से हम और साइंटिफिक मेथड्स को क्राइम डिटेक्शन के लिए अब यूज कर रहे हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एडमंड लोकार्ड, सबके फेवरेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज देने वाले इंडिविजुअल। 1877 से 1966 का टाइमलाइन इनका रहा है। इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स फोरेंसिक साइंस के फील्ड में लिए। हैंस ग्रॉस थे, उन्होंने ऑलरेडी बोला था कि भाई साइंटिफिक मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। ही डिड नॉट मेक एनी स्पेसिफिक टेक्निक्स, बट जो लोकार्ड थे उन्होंने टेक्निक्स डेवलप करे थे। जो लोकार्ड थे वो फ्रेंचमैन थे और उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया था हमें जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज कहता है कि जब कभी भी दो इंडिविजुअल्स या कोई एक इंडिविजुअल कोई एक ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, बेसिकली जो भी चीज़ें कॉन्टैक्ट में आती है उनके बीच एक म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। इन म्यूचुअल एक्सचेंज को आइडेंटिफाई करके हम लिंक्स क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। नाउ इन 1910 ही परस्यूडेड द Lawrence Police Department to give him 2 attic rooms and 2 assistants to start a police laboratory. Basically police laboratory open करने के लिए space एडमंड लोकार्ड ने provide करा था। Now during Locard's first year of work, the only available instrument was microscope और एक rudimentary सा spectrophotometer, बट इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी एंड धीरे धीरे करके अपने एरिया को डेवलप करा। ठीक है, एंड ये ऑफ कोर्स फेमस है लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल या एक्सचेंज प्रिंसिपल प्रोवाइड
करने के लिए. Now Locard maintained that every criminal can be connected to a crime scene by dust particles which is carried from crime scene. This concept was reinforced by series of successful and well publicized investigations. In one case presented with counterfeit coins and names of 3 suspects, Locard urged to police to bring the suspect clothing in his laboratory. On careful examination, he located small metallic particles in the garments. Chemical analysis revealed that the particles of the coin were composed of exactly same metallic elements. इससे ये जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज है वो और सॉलिडिफाई हो गया एंड जनरलाइज हो गया और सबने हमने एक्सेप्ट इसे कर लिया. Okay, so yes everyone, this is the part 1 of your chapter 1 क्रिमिनलिस्टिक्स रिसर्च सेफरस्टीन. नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, क्राइम लेबोरेटरीज, जो यूएस के क्राइम लेबोरेटरीज हैं, जितने भी तरीके के क्राइम लेबोरेटरीज होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्राइम लेबोरेटरीज देख लेंगे एंड जो भी और यूनिट्स हैं, सर्विसेज हैं फॉरेंसिक साइंस में प्रोवाइड जो करते हैं different countries and different areas, वो हम डिस्कस कर लेंगे according to this book. So let's finish this lecture here only. This is the part 1. I hope ये lecture आप सभी के लिए important रहा होगा. अगर helpful रहा है, important रहा है, so don't forget to click the like button, share this video with your friends and stay tuned for more upcoming chapters from this book called Criminalistics by Richard Seferstein. different videos में हम different chapters cover करने वाले हैं. So don't forget to follow us, don't forget to follow this playlist. मैं playlist of course बना ही रही हूँ. इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सो डू इट राइट नाउ, क्योंकि फोरेंसिक के फील्ड के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं हमारे ही चैनल से. सो डोंट forget to subscribe us. Thank you so much everyone for watching. See you guys in the next video with another part. Till then, take care. Bye bye.